नमस्कार दोस्तों। पत्रकार आशुतोष के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका एक एजेंडा होता है और यह एजेंडा हमेशा मोदी के खिलाफ ही रहता है। चाहे मोदी जी कितना भी अच्छा काम क्यों न कर दे, ये हमेशा मोदी जी के खिलाफ ही बोलेंगे। लेकिन कभी कभी ये अपने एजेंडा के चलते एक्सपोज भी हो जाते हैं न्यूज चैनलों पे। एक न्यूज चैनलों में एक डिबेट के दौरान, वो भी लाइव डिबेट के दौरान, सुब्रता जी ने इनको बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया। आप लोग खुद ही देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर 65 साल की उम्र में रिटायर करता है तो इस देश के नेताओं को भी 65 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए। मेरी तो यह राय है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव किस उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने? तेजस्वी यादव के हाथ पे कमान किस उम्र में आई? राहुल गांधी के हाथ पे कमान कब आई? पार्टी के अध्यक्ष किस उम्र में बने थे? क्या तब भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बदल दिया था? ओके, शुभ्रस्ता बोलिए। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दिया गया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के आने के बाद उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ है, यह भी एक बार इसकी भी मीमांसा फिर हो जानी चाहिए। क्वालिटी ऑफ यंग लीडरशिप पर भी बात होनी चाहिए, फिर डायनेस्टी पे भी बात होनी चाहिए। देखिए मानक जी, इसमें अभी शायद लोगों को बुरा लग सकता है पैनल में, बट मुझे लगता है कि आयु को लेकर के जो भेदभाव किया जा रहा है इस मीमांसा में, उसको उसके जड़ पे जाकर के आलोचना भी की जानी उसकी जरूरी है और इस तरीके की राजनीति का खंडन किया जाना भी जरूरी है। हम नितिन नवीन जी के बारे में बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बस ऐसे ही उठे और किसी तरीके से संगठन में उनको जगह मिल गई। हम ये भूल रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी में, जो कि अपने आप को संगठन की राजनीति करने वाली पार्टी कहती है और करती है, वो व्यक्ति 5 बार का विधायक रह चुका है। वो ऐसी पार्टी में 5 बार का विधायक रह चुका है जहां पर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी बात आज आशुतोष जी भी कर रहे हैं, दबी जुबान में कर रहे हैं। मैं तो दबी जुबान में नहीं करूंगी। आज जिन नेता का नाम नहीं लिया है आशुतोष जी ने, मैं नाम लेकर कहूंगी और तब उनकी बात का मैं खंडन करूंगी। इनका कहना है कि भाई आगे का रास्ता साफ हो इसलिए उनको बनाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी नेता अगर राजनीति करता है तो क्या वो राजनीति इसलिए करता है कि वो पीछे रह जाए और उसके नेतृत्व की जगह कोई और व्यक्ति नेतृत्व करे? क्यों? मतलब अगर चुपचाप स्वार्थ की राजनीति की जाए तो सही है सब कुछ, लेकिन अगर सामने से आकर के कहा जाए कि हाँ मैं काबिल हूं, मैं जोड़ तोड़ करके, मैं चाणक्य के पथ पर चल करके मैं आगे अपने नेतृत्व को एस्टैब्लिश कर सकता हूं, इस दृष्टिकोण से अगर 4-5 कड़े नियम, अगर कड़े कदम ले लिए गए या 4-5 मौलिक दिखने वाले कदम ले लिए गए, तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब पॉलिटिक्स है ये, मतलब ये पॉलिटिक्स है। दूसरा सवाल जो उठाया गया कि भाई हम ऐसे कैसे बोल दें, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। पहली बार अगर आपने 5 समय के विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा है तो यह आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाती है। आप कितने भी ज्यादा आपने मीडिया में काम किया हो, कितनी भी ज्यादा आपने राजनीति की हो, दलित प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। नई राजनीति करने वाली पार्टी को ज्वाइन किया था ना आशुतोष जी ने। आज मैं आशुतोष जी से एकदम सीधा सवाल पूछती हूं, जब आप मीडिया में थे तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने दलित एंकर्स को ग्रूम किया और कितने दलित एंकर्स को यह कहते हुए क्या कि अब जब आप जाओ तो आप आइडेंटिटी की बात करना न्यूज रूम में, और जब आप नई राजनीति करने के लिए नई तरीके की पॉलिटिकल पार्टी में गए, वहां कितने दलित लीडरशिप को आगे बढ़ाया आपने? आपकी आइडेंटिटी क्या है, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। चूंकि आपने दलित नेतृत्व की बात की तो मैं उस पर करूंगी। तीसरी चीज मानक जी, ये बार बार नेतृत्व को हम इतने छोटे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल विधायक होना, केवल सांसद होना, केवल राजनीति के गलियारों से उभरना केवल नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व चाणक्य ने भी किया था, नेतृत्व शायद आशुतोष जी ने भी किया। उन्हीं से प्रभावित होकर आज कितने लोग एमपी बन गए, विपक्ष में देखिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि इस पूरे डिबेट को मैं बहुत देर से शुभ्रस्ता मैं बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहा था, लेकिन आखिरकार मैं रोक नहीं पा रहा हूं। यहाँ पे स्टूडियो में भी लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ आशुतोष बोलिए, पहले यहीं से बोलिए भाई। आशुतोष, जब आप टीवी के चैनल के एडिटर थे, कितने दलित एंकर्स को आपने एंकर बनाया, बताइए। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आज की डिबेट आशुतोष पे हो जाएगी। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग अगर मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। हाँ। और ये शायद मेरी लोकप्रियता का भी एक नतीजा है। एक सेकंड आशुतोष जी, नहीं आगे बढ़िए, उससे पहले 10 सेकंड का राइडर सुन लीजिए। ये जो तीखा कटाक्ष आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक, आपने अगर कुलदीप सिंह सेंगर पे मेरा बयान कल परसों के न्यूज में सुना होता, आपने इंदौर वाले मामले पर अगर मेरी तीखी टिप्पणी सुनी होती, तो शायद आप ये नहीं बोलते। इसीलिए मैं कह रही हूं, चूंकि अब आप विश्लेषक हैं, आप एंकर नहीं है, इसलिए मैं सीधा कर रही हूं, थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। आशुतोष बोलिए।
नहीं, अच्छा लगता है जब देखिए ये नई पीढ़ी का तेवर है। हाँ, ये नई पीढ़ी का तेवर है और नई पीढ़ी इर्रेवरेंट होती है, हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं। और यही इर्रेवरेंस मैं चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में हो, कि वो किसी के सामने सिर झुका के बात ना करे। पार्टी का अध्यक्ष वो होना चाहिए जो अपने नेतृत्व के सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डाल करके सवाल करे, जैसे संजय जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी का जाके इस्तीफा मांगा था कि आपने पार्टी की लाइन क्रॉस किया है, आप विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है कि संजय जोशी के साथ क्या हुआ? क्योंकि तब उनकी उम्र मात्र 44 से 45 साल थी। उनका जो हश्र हुआ है वो सबको मालूम है, और आज भी उनका कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता राजनीतिक के तौर पे। दूसरी बात क्या है, देखिए ये अच्छी बात है, मैं सुभ्रास्ता की इस बात को सम्मान करता हूं कि उन्होंने बिना नाम लिए हुए जो बात मैं कह रहा था उस पर मुहर लगा दी कि एक आदमी है जो पार्टी के अंदर हर पद पर अपनी कठपुतलियों को बैठा रहा है, ताकि जब उनका वक्त आए तो सारी कठपुतलियां सिर्फ उनके आंखों के सामने खड़ी होकर हां में हां मिलाएं और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है। लेकिन जब राजनीति पार्टी की कीमत पर की जाती है, विचारधारा की कीमत पर की जाती है, तब पार्टियों का वही हश्र होता है जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि यही गलती इंदिरा गांधी ने की। ठीक है आशुतोष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था। क्या आज नहीं हो रहा है आशुतोष कांग्रेस में ऐसा? क्या हर लोग, सारे के सारे लोग अपने अपने ऐसे लोगों को पार्टी में ऐसे पदों पर नहीं बैठाते हैं जो उनके लिए थ्रेट ना बने, उनके लिए खतरा ना बन पाए? और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे देश में सारी पार्टियां उठा लीजिए, बताइए किस बड़े नेता ने ऐसे किसी नेता को बढ़ाया हो जो उसके लिए थ्रेट बने? मेरे सामने दो उदाहरण है। अगर आप चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरीज से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे। उसमें एक मिनट, मैंने बीच में नहीं टोका, प्लीज, मैंने बीच में नहीं टोका। और मुझे मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते ही आजकल लोगों को आग लग जाती है। नेहरू जी की कैबिनेट में बाबा साहब अंबेडकर थे या नहीं थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या नहीं थे? सरदार पटेल थे या नहीं थे? कितने स्टालवर्ड्स लोग थे। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट। अटल आडवाणी की मैं इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने हर राज्य के अंदर बहुत ही शानदार लीडरशिप पैदा की। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कल्याण सिंह थे तो राजनाथ सिंह भी थे। मध्य प्रदेश के अंदर अगर शिवराज सिंह चौहान थे तो उमा भारती भी थी। कर्नाटक के अंदर अगर येदुरप्पा थे तो और अनंत कुमार भी वहां पे थे। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल थे। बिहार के अंदर पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन सुशील कुमार थे। प्रमोद महाजन, मुंडे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, एक से एक स्टालवर्ड थे। आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 5 जनरल सेक्रेटरीज का नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आदमी की चलती है। तो जब इतना बड़ा नेता जब नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो वक्त आएगा उसकी भी चर्चा करूंगा। आज चूंकि बीजेपी भी चर्चा हो, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि गांधी क्यों बड़े थे? क्योंकि गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, छत्रपति राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी। तो भारत को उनके जाने के बाद शुभ्रस्ता जवाब देना चाह रही है। शुभ्रस्ता बोलिए, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं। मानक जी, मुझे लगता है कि जब युवा आवाज उठाता है तो उसको बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि असम्मान का भाव उनमें होना चाहिए, अवज्ञा का भाव होना चाहिए। जी नहीं, पुरखों का सम्मान भी हमारी संस्कृति की विरासत है, और हम चूज करेंगे कि हम पुरखों से क्या सीख रहे हैं और किन पुरखों की किन बातों को नकार रहे हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे, जब उन्होंने बंबई से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने किस नेता को खड़ा किया और उसके पीछे पूरी ताकत झोंकने वाले नेता कौन थे? अंबेडकर से तो बड़ा दलित विमर्शक और दलित लीडर तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो अगर इतना ज्यादा साहचर्य था वैचारिक असहमति से, तो फलने फूलने देते अंबेडकर को। दूसरी बात, गांधी जी के साथ जो नेहरू का हमेशा से विवाद रहा, उसको वैचारिक मानकर खारिज कर दिया जाता है। जी नहीं, ये केवल वैचारिक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी, जिनके तहत जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपनी परवरिश, उसके हिसाब देश को ले जाना था। नहीं तो आज जो हम ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, आज जी राम जी स्कीम की हम बात करते हैं, इस तरीके की स्कीमें जवाहरलाल नेहरू को लॉन्च करनी चाहिए थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सिर्फ अर्बनाइज कर रहे थे। अब स्टूडियो अगेन मैं इसको नेहरू पर नहीं ले जाना चाहती इस डिबेट को, वापस लौटते हैं इस चर्चा पर।
आज नहीं, आज ये कहा गया कि क्यों जो जिस लीडर की बात हो रही है वो सभी आवाजों को दबाना चाहते। नहीं, अगर आप नाम लेकर, अब कह रही हूं, मैंने कहा, वादा किया था मानक जी कि मैं नाम लेकर बात करूंगी। श्री अमित शाह जी पर जो इतनी बड़ी अटकल लगाई जा रही है, क्या आपने श्री अमित शाह जी के तत्वावधान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के एरियाज को भेद करके सरकार बनाई है भाजपा ने, आप उसको नजरअंदाज कर सकते? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।